नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी कैटेट 2023 से रिलेटेड जो भी जानकारी है। किस कोर्स के लिए? बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। ऐसे ही हम बात करेंगे एमएससी एग्रीकल्चर के लिए भी, लेकिन वो एक उसके अलग वीडियो में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है यूपी कैटेट से रिलेटेड कि उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका योग्यता क्या है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से, आप कौन से सब्जेक्ट्स हैं तो फिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैथ से हैं तो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, तो यूपी कैटेट से रिलेटेड जो भी जानकारी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। कि इसमें एलिजिबिलिटी का एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब फिलअप किया जाएगा, करेक्शन डेट क्या है, रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, काउंसलिंग कब होगा, सब कुछ ए टू जेड। ठीक है, कैसे एग्जाम होगा, फीस कितनी है, सारा कुछ इसमें आपको पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला तो ये कि यूपी कैडेट से रिलेटेड ये आता है बच्चों के मन में कि क्या, मतलब कि वो जिस राज्य से हैं, मान लो यूपी के अलावा कोई और राज्य के हैं, तो क्या वो इस एग्जाम को दे पाएंगे कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि किस राज्य या स्टेट वाले विद्यार्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो केवल और केवल यूपी वाले, मतलब कि अगर आपका निवास या फिर यूपी के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, या फिर आप बहुत सालों से रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आपके पास प्रूफ है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं इस फॉर्म को भरने के लिए। यूपी के हैं तो यस, अगर बिहार के हैं तो नहीं। बिहार, वेस्ट बंगाल, किसी स्टेट, यूपी के अलावा कोई भी अगर अदर स्टेट के हैं तो आप इसको फिल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अगर यूपी के हैं तो उसमें भी कई क्राइटेरिया दिया गया है कि यूपी में अगर है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहला तो निवास होना चाहिए, और बाकी क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब बताते हैं आपको पूरा। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका मैंने डाउनलोड किया पूरा प्रोस्पेक्टस। लगभग ये 73 पेज का है, लेकिन 73 पेज अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो यूपी कैडेट की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको पहले ही पेज पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ है, मैं आपको बता रहा हूँ यूपी कैडेट 2023। ठीक है, एक मिनट, आगे क्यों नहीं जा रहा है ये। हाँ, जाना शुरू हुआ, थोड़ा स्लो काम कर रहा है। ये लोग तो खैर वाइस चांसलर वगैरह, इनसे तो हमें मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये तो दे दिया है कि आपको पीडीएफ में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, किस किस पेज नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस पर आते हैं। ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, कब कर सकते हैं, तो वो है आपका 1 मार्च से 20 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस जमा करने की जो तिथि है वो 22 अप्रैल तक है। ठीक है, रात 12 बजे तक। आवेदन प्रति संशोधन मतलब करेक्शन डेट जो आपको मिलेगा वो 20 से 25 अप्रैल आप करेक्शन कर सकते हैं, कुछ गलत हो गया तो। एडमिट कार्ड कब मिलेगा इसका, तो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, एडमिट कार्ड आपको 20 मई के बाद से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा कब होगी, मतलब एग्जामिनेशन आपका 30 व 31 मई को। 30 को आपका यूजी का होगा और 31 को आपका पीजी का होगा। ठीक है, एमएससी वालों के लिए। परीक्षा परिणाम कब, रिजल्ट कब आएगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा आपका आएगा 15 जून के आसपास। क्लियर? ये पीडीएफ मैं आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो जब आपको वीडियो मिलेगा वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग के बारे में बता दें। अभी हालांकि आपको जानकारी की ज़रूरत नहीं है, तो 20 से 26 जून से ये काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगी तब। ठीक है, अब आते हैं
देखिए जो भी इसकी जानकारी आपको मतलब लेनी है, यूपी कैटेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, https://upcatet.exam.net पे, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं इसके वेबसाइट पे जाके। क्लियर? अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब तो फालतू है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अब इसमें बता दें कि 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जो मेनली आपका एक पहला है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, पहली ये है। इसके अंदर ये कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, एफिलेटेड हैं उससे। और यहाँ पे जिस जिस कोर्सेज की पढ़ाई होती है, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस, बीएससी ऑनर्स फूड एंड न्यूट्रिशन, ये तमाम कोर्सेज हैं, इनकी यहाँ पे पढ़ाई होती है। वैसे ही यहाँ पे भी है चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में, पहला वाला जो था आचार्य वाला फैज़ाबाद में है। वैसे ही थर्ड है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कहाँ पे, मेरठ में, ठीक है। ये थर्ड यूनिवर्सिटी है। और जो चौथी यूनिवर्सिटी और लास्ट यूनिवर्सिटी है इसमें, वो है आपकी बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, बांदा, यूपी में। मतलब चारों की चारों यूनिवर्सिटीज आपके यूपी में ही हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा दिया गया है, पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना होगा तो। यहाँ पे है कि स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती हैं, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। ये तो कुछ है नहीं, इससे आपको मतलब अभी नहीं होना चाहिए। अब आगे हम बात करेंगे किस पे, बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, ठीक है, कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। सबसे पहले ये है कि सबसे ज़्यादा क्वेरी जो है इसी से रिलेटेड होता है। और बहुत बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर हम यहाँ से हैं, क्या भर पाएंगे कि नहीं। तो उसका आपका देख लीजिए सामने क्या कहा गया है कि यूपी कैटेट 2023 के माध्यम से प्रवेश हेतु निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक है। अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, मतलब कि यूपी के आप होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी की परिभाषा क्या है? अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो कैसे कहा जा सकता है कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं? तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश में उत्तीर्ण हो एवं मतलब वो 10th 12th यहीं से किए हों। पहला तो यही है कि आपको 10th और 12th यहीं से होना चाहिए, ठीक है। और पिछले 5 वर्ष यहाँ पे रह रहे हों, ठीक है। भारत का नागरिक जिससे पता का निवास स्थान अथवा मूल मतलब जो निवास प्रमाण पत्र है आपका, ठीक है, वो उससे पता लगेगा। मूल स्थान उत्तर प्रदेश से नहीं था, किंतु जिनके अथवा जिसे पिता के उत्तर प्रदेश में निवास का अधिग्रहण कर लिया है, परंतु इस प्रकार अधिग्रहण के पश्चात इस आवेदन पत्र के देने की तिथि तक उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी के निवास की अवधि 5 वर्षों से कम नहीं है। कुल मिला के आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, पिछले कम से कम 5 साल से रह रहे हैं, तो उसका आपको प्रूफ देना होगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास प्रूफ तो नहीं दे सकते। अगर 5 साल से रह रहे हैं, कुछ अपने मान लीजिए बाहर के हैं, यहाँ पे आप घर बनवा लिए हैं, ठीक है, तो वहाँ के एड्रेस पे आप निवास प्रमाण पत्र बना लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने आपका आंसर कर दिया होगा कि कौन कौन इसके अप्लाई कर सकता है। फिर से बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश की निवासी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि कर क्या सकते हैं, अगर आपका कोई यहाँ पे रह रहा है, ठीक है, तो उसके एड्रेस पे आप अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आपका यहाँ पे निवास के लिए प्रूफ चाहिए, ठीक है, बिना प्रूफ के आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। अगर गलती से आप फिल भी कर देंगे तो फिर एग्जाम नहीं दे, वहाँ पे मांगता है ना, फिल करेंगे तो वहाँ पे आपसे मांगेगा, काउंसलिंग के टाइम भी मांगेगा निवास प्रमाण पत्र, ठीक है बच्चों। तो यह बाकी ये क्राइटेरिया है कि और क्या क्या होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सेवारत भारत सरकार के कर्मचारियों अथवा जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय बैंकों, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स, इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के पोष्य के लिए शर्त यह है कि ऐसा अभ्यर्थी उपयुक्त मूल्य के स्टैम्प पेपर पर उक्त आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। अब ये भी एक ही है कि
अगर आपकी कोई भी रिलेटिव या कोई भी है जो काम कर रहा है यहाँ पे, बाहर का है और लंबे समय से काम कर रहा है, तो आप शपथ पत्र पर लिखवा सकते हैं कि मेरे पिताजी या कोई भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और मैं इतने साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें बताई हैं यूपी कैडेट वालों ने कि ऐसे ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर कुछ है तो। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में जानना है तो आप वीडियो के जब ख़त्म हो जाएगा तो पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। वहाँ पे आप एक एक चीज़ आसानी से और आराम से पढ़ लीजिएगा संतुष्टि के लिए। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और कुछ तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण आपका मेन काउंसलिंग के टाइम ही लगेगा। काउंसलिंग तथा प्रवेश के समय जरूरी है, वहाँ पे जब एडमिशन लेने जाएंगे तब आपको जरूरी होगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब प्रोग्राम्स क्या क्या है वो देख लेते हैं कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर साइंस पीसीबी पीसीएम पीसीएमबी, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर साइंस पीसीबी, मतलब एग्रीकल्चर से है, पीसीबी से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है, पीसीएम से हैं या फिर पीसीएमबी। ठीक है, इनके लिए आप क्या है, ये इनके प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट में। फिर बीएससी ऑफ फॉरेस्ट्री, बैचलर इन फिशरी साइंस। ठीक है, तो ये आप मेनली तो आपको एग्रीकल्चर से मतलब होना चाहिए, एग्रीकल्चर ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर हुआ चाहे हॉर्टिकल्चर हुआ। ठीक है, तो ये आपके क्या है, कोर्सेज है। मिनिमम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए कि या तो ट्वेल्थ में आपका एग्रीकल्चर रहा हो या बायो रहा हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा हो, या बहुत लोग होते हैं कि ऑप्शनल के तौर पे मैथ भी ले लेते हैं, बायो भी ले लेते हैं, तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये अलग अलग कोर्सेज के लिए हैं, उसका तो आपको पता नहीं, पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो बीटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कि बहुत लोगों का शौक होगा कि तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करेंगे तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स की डिग्री मिलेगी आपकी फूड एंड न्यूट्रिशन, ये भी है। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आर्ट्स होना चाहिए, मतलब ट्वेल्थ में। ठीक है, होम साइंस के साथ। पीसीबी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पीसीएम वाले भी, पीसीएमबी वाले भी, एग्रीकल्चर वाले भी। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि आपके इंटरमीडिएट में क्या होना चाहिए। अगर ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए। चाहे वो आप फिजिक्स, साफ साफ बता दे रहे हैं, मैथ वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बायो वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने ट्वेल्थ में मैथ बायो दोनों लिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन कोर्सेज के लिए। ठीक है, और इधर क्या दुआ है, ग्रुप ऑफ एग्जाम पेपर, ये भी जान लीजिए कि एग्जाम पेपर का जो ग्रुप है, किस किस ग्रुप में आप एग्जाम दे सकते हैं। तो फिजिक्स एग्रीकल्चर दे सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये कॉम्बिनेशन है एग्रीकल्चर के लिए। बाकी के लिए आपका हॉर्टिकल्चर के लिए भी सेम कॉम्बिनेशन है, लगभग कॉम्बिनेशन सेम है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कॉम्बिनेशन लगभग लगभग सेम है, एक दो का चेंज हुआ है, लेकिन आपको मेन एग्रीकल्चर से मतलब होना चाहिए। तो बीएससी एग्रीकल्चर में आपके लिए क्या है, या तो फिजिक्स एग्रीकल्चर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए ग्रुप ऑफ पेपर एग्जाम में। ये तो मास्टर्स के प्रोग्राम है, तो मास्टर्स से तो अभी हमको मतलब नहीं है, मास्टर्स की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अब नीचे जाते हैं, थोड़ा देखते हैं। पीडीएफ इतना बड़ा है कि ऊपर करने में टाइम लग जा रहा है। ठीक है, वीडियो का अगर आपको थोड़ा लग रहा होगा कि स्लो है तो स्पीड करके देख सकते हैं। ठीक है, ये तो पीएचडी के बारे में है, सारे पीएचडी के प्रोग्राम है। जिनको भी एमएससी वाले होंगे पीएचडी करना होगा तो पीएचडी भी कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फॉर्म आया है यूजी पीजी दोनों के लिए है, ऐसा मत सोचिएगा कि केवल अभी यूजी के लिए ही आया है, पीजी के लिए भी आया है। एज लिमिट की तो कोई बात ही नहीं है, ट्वेल्थ पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब रिजर्वेशन की भी बात क्या करें, रिजर्वेशन में वही है, सबको पता है, इसका मतलब नहीं है। ओबीसी के हैं, कास्ट मतलब जो भी आपका कास्ट है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि लेटेस्ट वाला रहे, पुराना ना रहे। ठीक है, लेटेस्ट मतलब कि 1 साल के अंदर का ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी स्पोर्ट्स कोटा ये सब भी इसमें जो भी रिजर्वेशन है आते हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो वही उसके वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो लॉगिन करके वहाँ से आप फर्दर फॉर्म को फिल करेंगे। ये दे रहा है कि कैसे फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, ये आपका दे रहा है कि कैसे करना है, लॉगिन कीजिए, फी पेमेंट कीजिए, फिर एप्लीकेशन को प्रिंट कीजिए। ये आपको पढ़ सकते हैं डिटेल में वहाँ पे जाके। इसके बारे में हम बात नहीं करें, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। ऊपर क्या, नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। फोटोग्राफ से संबंधित है, हस्ताक्षर से संबंधित है। हाँ, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर में आपका क्या है कि कौन कौन से शहर में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पहला अयोध्या में दे सकते हैं, आगरा में, बरेली में, बांदा में, कानपुर में, मेरठ में, वाराणसी में, आजमगढ़ में, झांसी में और लखनऊ में। 10 शहरों में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। तो एग्ज़ाम सेंटर में जो भी आपके आसपास होगा आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए वाराणसी डाल दिए तो आपको आजमगढ़ भेज देगा, ऐसा नहीं है। वाराणसी डालेंगे तो संभवतः जो जहाँ डालता है वहीं पे उसको भेजता है। ठीक है, ये है स्पोर्ट्स वाले का वेटेज क्या है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है, मतलब मेल कैंडिडेट के लिए, चाहे वो जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उस केस में आपका जो फीस है 1350 लग रहा है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1100 लग रहा है। तो फीस का आप ध्यान दीजिएगा, 1350 मेल और 1100 फीमेल। ठीक है, एडमिट कार्ड बता ही दिए, आपका 20 मई के बाद से डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का है, पीसीबी का कोड ये है, पीसीएम का कोड 2 है, पीएजी फिजिक्स एग्रीकल्चर का आपका कोड है 3rd, और पीएचएस मतलब जो फूड एंड न्यूट्रिशन वाला है उसका कोड है 4। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो दिया है कि ग्रुप ऑफ पेपर चयन करने हेतु सुझाव। सुझाव क्या है कि अगर आप पीसीबी चूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जो अभ्यर्थी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विषयों के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित या उत्तीर्ण है, ऐसे विद्यार्थी पीसीबी ग्रुप ऑफ पेयर का चयन कर सकते हैं। मतलब पीसीबी से हैं तो पीसीबी चूज कीजिए, आपको ज़्यादा सही पड़ेगा। ठीक है, अगर यूपी कैडेट पीसीबी ग्रुप आपके साथ उत्तीर्ण होता है तो वो बीएससी, अगर मान लीजिए पीसीबी दिए हैं, पीसीबी से आपने एग्जाम दिया, तो आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं काउंसलिंग के टाइम। तो वो है पहला कि बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, होम साइंस, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री। ठीक है, ये आ गया बीबीएससी। फिर से बीएफएससी, बीटेक, मतलब तमाम कोर्सेज जो हैं आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, पीसीएम से देंगे तो सेम चीज़ वही है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा है आपका 12th में, तो आप पीसीएम ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। अगर उससे उत्तीर्ण होंगे, क्वालिफाई होंगे, तो आप किस किस में एडमिशन लेंगे, तो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी कम्युनिटी साइंस, मतलब जो ऊपर वाला है सेम चीज़ आप नीचे भी पढ़ सकते हैं, सेम ही है। पीएजी से करेंगे, अगर जो अभ्यर्थी एग्रीकल्चर विषय से है, मतलब एग्रीकल्चर से आपने 12th किया हुआ है, तो आप एग्रीकल्चर चूज कीजिए। ठीक है, पीएजी वाला। उस केस में क्या होगा, तो उस केस में भी आपका जो एडमिशन मिलेगा वही सब्जेक्ट्स में होगा जो ऊपर आपने मैथ और बायो के लिए पढ़ा है। लेकिन पीएचएस अगर आप चूज करते हैं, मतलब कि जो अभ्यर्थी कला वर्ग, जो आर्ट वर्ग से बिलोंग करते हैं, आर्ट से, ठीक है, अगर वो उस पेपर का चयन करते हैं, अगर उससे वो क्वालिफाई करके आते हैं, तो वो केवल बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस और बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, ठीक है, केवल इन्हीं में एडमिशन उनको मिल सकता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि पीएचएस से आप चूज करें करके या सोचेंगे कि एग्रीकल्चर में एडमिशन हो जाए, तो नहीं होगा। उसमें केवल आपका बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन, ठीक है, इसी में आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
यहाँ पे लिखा है कि जो अभ्यर्थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एवं बायो विषयों के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित या उत्तीर्ण हो रहा है वह पीसीबी अथवा पीसीएम में से किसी एक ग्रुप ऑफ पेपर का चयन करें। मतलब पीसीबी या फिर पीसीएम में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं, अगर जिसमें अभी आपको कंफर्टेबल लगता है कि मुझे ये सब्जेक्ट सही लगता है वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस का। सिलेबस क्या क्या है? तो सिलेबस में 200 के क्वेश्चन होंगे, मतलब 200 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, और एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 200। ठीक है, तो पीसीबी के लिए सब्जेक्ट क्या क्या है? जनरल नॉलेज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। पीसीएम के लिए जनरल नॉलेज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और एग्रीकल्चर वालों के लिए जनरल नॉलेज एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर जूलॉजी, एग्रीकल्चर बॉटनी, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एंड मैथ्स। तो एग्रीकल्चर वाले के लिए जो पढ़ना है नया सब्जेक्ट्स में आपका थोड़ा बहुत ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स और एग्रीकल्चर फिजिक्स में सॉइल फिजिक्स ही आता है मेनली, तो वो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो हमारे बच्चे यहाँ पे हैं पेड कोर्सेज वाले उनके लिए है। ठीक है, पीएचएस के लिए है तो उसके लिए जो आपका सिलेबस है, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछी जाएगी, हिंदी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और होम साइंस, ये सब पूछे जाएंगे। और इधर भी आप देख सकते हैं कि जो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एग्रीकल्चर फिजिक्स से कितने क्वेश्चन होंगे? 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। एनिमल हस्बेंड्री डेयरी से 10 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर से 15 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग से 10 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स और मैथ से 20 क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी अगर पीसीएम की बात करें तो फिजिक्स से 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन, मैथ से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैथ्स वाले मैथ से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन। सेम आपका पीसीबी का भी वही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका बता होगा ABCD करके। तो 200 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स जो होगा कितना होगा? 600। एक क्वेश्चन 3 नंबर का। क्लियर? तो ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, ये भी देखिए यहाँ पे दिया है ना कि यदि 2 अथवा अधिक अभ्यर्थियों के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित आयोजित प्रवेश परीक्षा में अर्हतांक समान होते हैं, मतलब कि नंबर सेम आते हैं, तो प्रवेश परीक्षा में ABCD प्रश्न समूह के आधार पर मेरिट लिस्ट के लिए वरीयता का क्रम DCAB DCBA रहेगा। अगर इनमें भी ऐसे अभ्यर्थी के अंकांक समान होते हैं तो जिस अभ्यर्थी की आयु सबसे कम होगी वह मेरिट लिस्ट में वरीयता प्राप्त करेगा। मतलब कि ये देखा जाएगा कि अगर आप 2 लड़कों का नंबर सेम आ गया तो उनका नंबर चेक किए जाएंगे, फिर वो चेक किया जाएगा किस किस सेक्शन में किसने क्या किया है। ठीक है, उससे भी अगर बराबर हो गया तब उसकी आयु देखी जाएगी कि एज के बेसिस पे होगा। तो जिसकी एज कम होगी उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। लिखा है ना कि जिस अभ्यर्थी की आयु सबसे कम होगी वह मेरिट लिस्ट में वरीयता प्राप्त करेगा। मतलब कि अगर कम एज के हैं, अगर आपके बराबर ही किसी और ने नंबर ला दिया तो आपको चांस मिलेगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं जो कम उम्र वाले हैं उनके लिए सही है। ठीक है, बाकी ये मास्टर्स का आ गया। अब नीचे आते हैं, इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत और एक दो चीज़ें बची है मैं आपको बता दे रहा हूँ। PhD आ गया, ये तो रिजल्ट वगैरह के बारे में तो बता ही दिए कि आपको 15 जून के आसपास रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये सीट्स के बारे में है। ठीक है, जिनको भी डिटेल में पढ़ना होगा कि कहाँ पे कितनी सीट है, जैसे मैं अभी बता दे रहा हूँ। ये दिया है किसका? CSA चंद्रशेखर कानपुर में जो है। तो BSc एग्रीकल्चर के लिए फ्री सीट 84 है, पेड सीट 36 है। ठीक है, NRI और स्पॉन मतलब जो बाहर से आए हैं उनके लिए 12 है। टोटल 132 सीट है BSc एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो यहीं सबका दिया हुआ है, तो इससे तो कोई हमको मतलब नहीं है। ये तो एग्ज़ाम निकालने के बाद काउंसलिंग के टाइम देखा जाता है कि किसमें कितनी सीटें हैं, कहाँ पे काउंसलिंग कराया जाए। तो पहले आप एग्ज़ाम तो निकालिए, उसके बाद देखा जाएगा कि आपको
कहाँ पे काउंसलिंग कराना सही रहेगा, कहाँ पे नहीं। ठीक है, ये पीएचडी के प्रोग्राम हो गए। बस एक दो चीज़ें बची हुई हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद जो भी इसमें ज़रूरी चीज़ें होंगी, अगर आपको डाउट होगा कुछ भी रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बताइएगा, मैं सारा आपका डाउट का आंसर करूँगा। काउंसलिंग का तो कुछ अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आपके बहुत सारे वो दिए गए अंडरटेकिंग के लिए कि फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर कुछ दिक्कत आ रही है, मान लीजिए कुछ आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट है, तो अंडरटेकिंग डाल सकते हैं। या फिर स्पोर्ट्स कोटा के लिए या फॉर्मेट वगैरह दिया रहता है ना कि किस तरह का होना चाहिए, वो तमाम नीचे दिया हुआ है। और बहुत कुछ तो इसमें हम मतलब आपको बताने लायक तो है नहीं। ये तो सब फीस स्ट्रक्चर है कि सेमेस्टर वाइज में कितना फीस लगता है, कितना आपको देना पड़ता है, सब दिया हुआ है। मतलब कि अगर पीडीएफ आप शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लेंगे तो हमको नहीं लगता कि आपको कोई यूपी कैडेट से रिलेटेड कोई डाउट रह जाएगा। ये तो एग्ज़ाम दिया है कि देखिए, इसका जो एग्ज़ाम होता है वो जान लीजिए ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम जो होगा ऑफलाइन होगा, पेपर मिलेगा आपको, वहाँ पे टिक करना रहेगा, ओएमआर सीट मिलेगी, पेन पेपर होता है इसका टेस्ट। ये ओएमआर दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। जिनको भी नहीं पता है वो ध्यान दे लें, इसका पेपर ऑफलाइन होता है, ओएमआर पर होता है। 3 घंटे का टाइम मिलता है आपको एग्ज़ाम के लिए। 3 घंटे मतलब 200 क्वेश्चन, 3 घंटे। ये डोमिसाइल के लिए वो आपका फॉर्मेट दिया गया है कि कैसा होना चाहिए। तो आप ऐसे बनवा लीजिए, नहीं तो आप जो यूपी गवर्नमेंट से बनवाते हैं वैसा बनवा सकते हैं। ये ओबीसी का है, वो निवास का है। तो ये पूरा फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। और कुछ बचा है? और कुछ तो नहीं है। बस 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 ख़त्म। ठीक। अब मैं एक बार आपको पूरा रिवाइज करा दे रहा हूँ कि क्या क्या अभी हम तक अभी हम लोग पढ़े हैं इस यूपी कैटेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में। तो जो भी हम लोग पीडीएफ से पढ़े हैं, सबसे पहले तो ये कि एग्ज़ाम क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस कितने होंगे? 200 क्वेश्चंस होंगे। टोटल मार्क्स आपका 600। 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स। क्या निगेटिव मार्किंग है इसमें? बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है। पेपर कैसे होगा? वो होगा पेपर आपका ऑफलाइन, ठीक है। पेन पेपर, पेन एंड पेपर, ठीक है। फीस की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए आपका लग रहा है कितना? 1350। उसमें कौन कौन से आएंगे? यू आर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। इनके लिए 1350 लग रहा है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में 1100 लग रहा है, ठीक है। फीमेल के लिए 1100 फीस है। क्लियर? और कुछ? एग्ज़ाम पता चल गया। पीसीबी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बता ही दिया। या तो आप पीसीबी से हैं, पीसीएम चूज कीजिए, पीसीबी चूज कीजिए, फिर पीएजी चूज कीजिए। तो जिसमें आपका एक्सपर्टीज़ है वो चूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले में तो कहूँगा एग्रीकल्चर चूज़ कीजिएगा, मैथ्स वाले मैथ्स चूज़ कीजिए, जिनका जिसमें पकड़ हो। बायो वाले बायो चूज़ कीजिए, ठीक है। क्लियर? और कुछ तो नहीं बच रहा है, सब बता ही दिए। ऑफलाइन एग्जाम होगा, पेन पेपर होगा, 200 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स 600 का। 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स। फीस भी बता दिए। यूपी वाले भर सकते हैं। डोमिसाइल आपको पता है, एलिजिबिलिटी पता चल गया, सिलेबस भी पता चल गया, कैसे कैसे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जो लोग भी अभी फॉर्म नहीं भर रहे हैं अभी तक, जिनको भी डाउट था, आई होप मैंने सारे आंसर कर दिए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई आंसर बच रहा होगा, क्वेश्चन बच रहा होगा कि ये क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मिल पाया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर
संभावित हो तो मैं एक फॉर्म भर के भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन वो अगर आप बताएंगे तब, मतलब अगर आपको लगता है कि दिक्कत हो रही है भरने में तो आप बताइएगा, मैं एक फॉर्म आपको फिल करके आपका उसको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग भी आपके दोस्त हैं जो भरना चाहते हैं, जिनको जानकारी होनी चाहिए, उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।